संयुक्त राष्ट्र के 76 जनरल असेंबली सेशन में यह ऐलान किया गया है कि नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट बनेंगे इस साल के लिए। हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी खुद जुड़ रहे हैं। सत्यार्थी जी, आज तक और दुनिया तक के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं इस मुद्दे पर ही कि आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बच्चों की बात आगे रखेंगे। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। ये दुनिया के 7 अरब लोगों की भावना, सपनों और आकांक्षाओं और भविष्य का आधार है। अगर हम इस एजेंडा के प्रति नैतिक रूप से जवाबदेह नहीं होंगे तो केवल मीटिंगें करने से, बातचीत करने से, भाषण देने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं ये महसूस करता हूँ कि सरकारें इसको एक अपना प्रमुख आधार बनाएं, अपनी नीतियों का, अपने कार्यक्रमों का, अपनी बजटरी एलोकेशंस का और सभी चीज़ों का। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में बच्चों के साथ अभी तक न्याय नहीं हो पा रहा है और इसका एक उदाहरण यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल घोषित होने के 4 साल बाद दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या 8 मिलियन यानी 80 लाख बढ़ गई। जो 15 करोड़ थे लगभग, वो 16 करोड़ हो गए। ये दिखाता है कि एसडीजी की घोषणा के बाद भी हमें जो प्रोग्रेस करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। शायद हमने अपने बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इससे मैं बहुत असंतुष्ट हूँ और इस मुद्दे को मैं इस नई भूमिका में भी जितनी जोर से हो सकेगा उठाऊंगा और मैं उन्हीं बच्चों की आवाज़ की तरह वहाँ जा रहा हूँ और जितना भी संभव हो सकेगा इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सेशन में इन मुद्दों को सामने लेके आऊंगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। कैलाश जी, आपने इस सेक्टर में बड़े सालों से काम किया है, बट अगर हम बच्चों की ही बात करें, सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल होते हैं वो बच्चे होते हैं, चाहे वो गरीब देश हो, लीस्ट डेवलप्ड देश हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो अफेक्टेड होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में होते हैं। मैं अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ। नई सरकार आई है, काफी सारे नए पॉलिसीज आ गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 4.4 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो चुके हैं, जिसमें से 2.2 लड़कियां हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ये सबके लिए चिंताजनक बात है क्योंकि अफगानिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं, अफगानिस्तान के बच्चे आपके बच्चे हैं, अफगानिस्तान के बच्चे सबके बच्चे हैं। उसे केवल एक भौगोलिक कारण से या किसी और कारण से हम कहें कि अफगानी बच्चे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हम सबको उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए और जो भी हो सके उनके लिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए। और हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो युवा पीढ़ी है वो दुनिया में आनुपातिक तौर पर, प्रोपोर्शनल तौर पर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या में है वो। तो ऐसे में तो ये जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, खासकर लड़कियों को, उनको सुरक्षा मिले, उनको आज़ादी मिले कि वो पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें, सपने देख सकें। और हिंसा से किसी चीज का कभी समाधान नहीं होता। हिंसा तो हिंसा को बढ़ावा देती है। एक ना एक दिन जितने भी समूह हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि अगर हमें सरकार चलानी है ढंग से तो अहिंसा के माध्यम से, शांति के माध्यम से, एक सस्टेनेबिलिटी के तरीके से अपनी पीढ़ी को बचाना जरूरी है। और मैं तो बार बार ये अपील कर रहा हूँ जो सत्ता में आ गए हैं वहां पर, जो सत्ता में नहीं हैं उनको भी, कि वो कृपा करके बच्चों के लिए प्राथमिकता दें। हर बच्चा स्कूल में हो, हर कीमत पे हर बच्चा स्कूल में हो। इसके लिए जो भी ह्यूमैनिटेरियन मदद दुनिया से मिलनी चाहिए उनको दी जानी चाहिए। और स्कूल से ज्यादा सुरक्षित जगह बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, स्कूल से ज्यादा अच्छी जगह बच्चे के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए बच्चों को मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ स्कूल में होना चाहिए। और वो पीढ़ी अगर पढ़ लिख के तैयार होगी तो बहुत संभव है कि अफगानिस्तान की जो बहुत दशकों पुरानी समस्या है, लोग कहते हैं सदियों पुरानी समस्या है, उसका समाधान हमारी ये पीढ़ी निकाल पाएगी। तो एक पीढ़ी पर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो आगे आने वाली पीढ़ियां शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगी। आपने एक कॉन्सेप्ट
जो जिस पर आप बात करते हैं वो है फेयर शेयर टू एंड चाइल्ड लेबर कैंपेन। इसके बारे में समझाएं और कैसे सरकारों को साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट पे, इस कैंपेन पे काम करना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों को उनके अनुपात में अधिकार मिले, मौका मिले, तो एक न्याय की बात है। ये इसका आधार है जस्टिस पर, न्याय पर टिका हुआ है कि बच्चों को न्यायपूर्ण भाग मिलना चाहिए। तो जो तरक्की हो रही है उस तरक्की का असर बच्चों पे पड़े दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है दुर्भाग्य से। तो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, विश्वव्यापी अभियान, कि हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी ये बजट सरकार के होते हैं, जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय अनुदान की राशि है, उनमें बच्चों के अनुपात में पैसा खर्च किया जाए। उसी तरह जो नीतियां बनती हैं, नीतियों में बच्चों को उसी अनुपात में मौका मिले। और नीतियों के पालन के लिए जो तंत्र बनाने चाहिए और जो उसके ऊपर संसाधन जुटाने चाहिए, वो भी सरकारें उन पर खर्च करें। और तीसरी चीज है कि उनको एक सोशल प्रोटेक्शन, जैसे भारत में मनरेगा की स्कीम है, भारत में मील की स्कीम है, मध्याह्न भोजन की, उसका हमने अच्छा परिणाम देखा है। दुनिया के और देशों में भी जहां जहां ये हुआ है, लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राजील से शुरू हुआ बोल्सा स्कूला, फिर बोल्सा फेमिलिया प्रोग्राम, उनका असर मैंने खुद देखा है, बहुत सालों से उनके बीच में काम भी किया है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सोशल प्रोटेक्शन हर बच्चे को मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा केवल बड़ों तक मिलने से भी काम नहीं चलेगा, वयस्कों तक, बच्चों तक उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये फेयर शेयर का एक हिस्सा है। और इस मुद्दे को मैं बार बार इस जनरल असेंबली के दौरान उठाऊंगा। आपने सोशल प्रोटेक्शन फंड की बात की, एक और प्रपोजल है ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन फंड, उसके बारे में बताइए, क्यों जरूरी है एक पोस्ट कोविड ईरा में ऐसा फंड का होना? हम सब जानते हैं कि करोड़ों लोग गरीबी में धकेले जा चुके हैं या धकेले जाएंगे। प्राथमिकताएं बदलेंगी, बजट की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं और चीजें बदल रही हैं। बहुत सारे अमीर देश शायद दूसरे देशों को उतनी आर्थिक मदद या अनुदान नहीं दे पाएंगे जो पहले दे रहे थे। इन सब के चलते ये जरूरी है कि जो लोग काम धंधा छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, बीमार पड़ गए हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन सबको प्राथमिकता में रखते हुए तत्काल उनको लाभ पहुंचाया जाए, आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए। केवल कुछ दिनों के लिए खाने पीने से काम नहीं चलेगा, ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको ये लाभ मिलता रहे। सोशल प्रोटेक्शन पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन बहुत सारे गरीब देश हैं जो ये नहीं कर पाएंगे उस स्तर पर। तो हम एक ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन फंड की मांग कर रहे हैं कि ये मामला आगे जोर पकड़े। और इसके लिए कुछ सरकारों ने समर्थन भी दिया है। फ्रांस की सरकार ने, अर्जेंटीना की सरकार ने, यूरोपियन यूनियन में भी समर्थन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस जनरल असेंबली के दौरान मैं बहुत जोर शोर से और पूरी शिद्दत के साथ ये मांग कर रहा हूं कि बच्चों के लिए, खासकर निर्धन देशों के जो वंचित बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन के लिए फंड बनाया जाए जो बहुत खर्चीला नहीं होगा। बहुत कम पैसे में, अपेक्षाकृत जो पैसे और चीजों पर खर्च हो रहे हैं, हम गरीब देशों के बच्चों के लिए सुरक्षा दे पाएंगे। सोशल प्रोटेक्शन का एक बड़ा एस्पेक्ट है कि कैसे चाइल्ड लेबर को भी एलिमिनेट किया जाए, जिस पर आप काम करते हैं, उस पे बताइए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो रीसेंट डेटा है उसमें काफी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स हैं कि बाल मजदूरी के जो रिपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद बाल मजदूरी बढ़ी है। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 के अंत तक कम से कम 90 लाख बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हो जाएंगे, एडिशनली ज्यादा।
वो तो तब जबकि हम दूसरी चीजें लागू करेंगे। तो अगर सामाजिक सुरक्षा लागू नहीं करेंगे या बच्चों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो उसी रिपोर्ट में ये अंदेशा व्यक्त किया गया है कि 46 मिलियन या लगभग 4.5 करोड़ बच्चे, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी में धकेले जा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक सिचुएशन होगी, मैं कहूँगा शर्मनाक होगी। क्यों? हम सभी के लिए शर्मनाक होगी कि अगर 4.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में धकेले गए तो उसके लिए कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई कारण नहीं चलेगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा कि इतने बच्चे इस दुर्गति में चले जाएं। तो हम सबकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ कि खुद यूएन यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन करके देखा कि अगर हम बाल मजदूरी खत्म नहीं करते और खासकर ये जो गोल 8.7 है इसको पूरा नहीं करते तो 60% चीजें हम एसडीजी की हासिल नहीं करते। हाँ, आखिरी सवाल सत्यार्थी जी, ये जो चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रंस राइट्स की बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतने सालों में क्या आपको लगता है कि ग्लोबल कम्युनिटी हैज फेल्ड द फ्यूचर जनरेशन, कि उन्होंने बच्चों का साथ नहीं दिया, बच्चों के लिए जितना करना था उतना नहीं किया, उतना फोकस नहीं रखा बच्चों पर? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ग्लोबल कम्युनिटी पूरी तरीके से असफल हुई है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो सफल नहीं हुई है। अगर वो सफल होती तो हमें इस सन 2021 में उन करोड़ों बच्चों के बारे में बात नहीं करनी पड़ती जो गुलामी के, शोषण के, वेश्यावृत्ति के शिकार हो रहे हैं या ट्रैफिकिंग जिनकी हो रही है, जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो ये तो एक विडंबना है, लेकिन ये शर्मनाक बात भी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बच्चे हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्राथमिकता नहीं है और यही हमारी लड़ाई है। और चूंकि मुझे ये एक भूमिका मिली है तो मैं इस लड़ाई को और तेज करूंगा, हर स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी, सरकारों के स्तर पर भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक और दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद गीता जी।